हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम बात करेंगे उन प्लांट्स के बारे में जिनके सीड्स मैंने 1 महीना पहले लगाया था और अब टाइम आ गया है कि उनको बड़े पॉट में शिफ्ट करने का। तो आज हम साथ साथ आपको बताएंगे कि हम अपने जो फ्लावरिंग सीड्स होते हैं उनको ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है जिससे कि ट्रांसप्लांट करने के बाद जो हमारी छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं वो मर ना जाएं। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि इसे कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 महीना पहले हमने अमेज़न से विंटर फ्लावरिंग सीड्स मंगवाए थे। उसका डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने पोस्ट करा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो सीड्स कैसे थे और जर्मिनेशन जब हुआ सीड्स का, जब हमने लगाया वो भी वीडियो हमने पोस्ट करी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। जब ये सीड्स जो ग्रो हो गए हैं और अब 1 महीना हो चुका है, उनकी छोटी छोटी सैपलिंग्स निकल आई हैं। जैसा कि आप सबको पता है सर्दियों में जो सीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी धीरे होती है, तो इसलिए उनको जल्दी से हम बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे जिससे कि उनकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो सके, क्योंकि छोटे छोटे हमने पेपर कप्स में उनको सबको लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये नेस्टूरियम यानी जलकुंभी का पौधा है जो बहुत ही बड़ा हो चुका है और इसकी जड़ें काफ़ी फैल चुकी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी को हमें बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक की जो सरसों के तेल वाले डब्बे होते हैं उसको मैंने लिया है। उसको मैंने पहले से ही पेंट कर रखा है और मिट्टी उसमें फिल कर रखी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें मिट्टी हमने कैसे बनाई है। तो जैसा मैं हर प्लांट में बनाती हूँ वैसे ही इसमें भी मिट्टी बनाई है, बस इसमें खाद थोड़ी कम डाली है। मतलब मैंने 20% खाद नहीं बल्कि 10% के करीब इसमें खाद डाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत इस नेस्टूरियम वाले प्लांट को बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए इसमें ज़्यादा खाद आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसमें मिट्टी, सादी मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं, बट मिट्टी आपकी रेतीली होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी रेतीली नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा रेत यानी बालू ज़रूर मिले। आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैल चुकी हैं। मतलब ये जितने भी प्लांट्स मैंने सीड्स लगाए थे उन सब में से सबसे बड़ी सैपलिंग्स इसी की है, जलकुंभी यानी नेस्टूरियम के प्लांट की है। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं, इसीलिए इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नेस्टूरियम एक ऐसा सीड्स होता है जो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाता है और इसकी सैपलिंग्स भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। उस टाइम मेरे पास पॉट नहीं था इसलिए मैंने इसको छोटे से पेपर कप्स में लगाया था, बट इसको आप डायरेक्ट ही किसी पॉट में लगा सकते हैं, वो ऐसे ही जर्मिनेट हो जाएंगे। आपको अलग से इसके सीड्स को जर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मेरे पास उस टाइम पॉट नहीं था इसलिए मैंने इसको पेपर कप्स में लगा दिया और ये बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो गया और इसकी सैपलिंग्स भी काफ़ी बड़ी हो गई। इसीलिए मुझे अब इसको लगाना पड़ रहा है। तो मैं चार मैंने सीड्स लगाए थे नेस्टूरियम के और चारों ही ग्रो हुए हैं बहुत अच्छे से। तो मैं एक ही पॉट में, इसी पॉट में मैं इन चारों सैपलिंग्स को लगाऊंगी। यह एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीड्स है। मैंने 4 ही सीड्स लगाए थे और आप देख सकते हैं चारों बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। सीड्स भी इसमें दिख रहे हैं। जो जड़ें हैं इस नेस्टूरियम प्लांट की सैपलिंग्स की, उसमें जो उसकी सीड्स हैं वो टोटली दिख रही हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है इसके पहले। ये जो नेस्टूरियम का जो सैपलिंग्स है उसमें उसके जो सीड्स हैं वो पूरे अच्छे तरह से विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं। उसी में से ये सैपलिंग्स निकली हुई हैं। तो चारों ही सीड्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं और इस तरीके से मैंने चारों जो नेस्टूरियम की सैपलिंग्स थी उन सबको मैंने लगा दिया है। अब हम इसको पानी अच्छे से दे देंगे, फिर हम उसको 2-3 दिन के लिए छाया वाली जगह पे रखेंगे, फिर इसको फुल सनलाइट वाली जगह पे रख देंगे। उसके बाद से हमें जो दूसरे प्लांट्स हैं जो बड़े हो चुके हैं उनके लिए मैंने ये वाइट कलर के मीशो से मंगाए हुए पॉट्स का यूज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें अच्छे से ड्रेनेज होल कर लिया है पहले से ही। आप किसी भी चीज़ से इसमें ड्रेनेज होल कर सकते हैं। मैंने इसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े साइज के मैंने ड्रेनेज
ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से बना लिए हैं। अगर आपको नीचे आप गार्डन वेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप इसके जो ड्रेनेज होल उसको ढकना बहुत ज़रूरी है, वरना मिट्टी जो होती है उसको कवर कर लेती है, फिर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है और पानी नहीं निकलती, जिससे जड़ें ख़राब होती हैं और पौधा भी उसके बाद मरने लगता है। इसलिए आप उसकी जो ड्रेनेज होल उसको कवर ज़रूर करें। मैं इसमें नीचे गार्डन वेस्ट यानी सूखे पत्ते डाल रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको कवर नहीं किया, मैं डायरेक्ट इसमें सूखे पत्ते डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप इसमें गार्डन वेस्ट भी डाल सकते हैं, किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये कंपोस्ट के रूप में बन जाता है, कुछ ही दिनों के बाद मिट्टी से मिल करके ये कंपोस्ट बन जाता है, और दूसरा ये फायदा होता है कि आपको मिट्टी की भी कम ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मिट्टी की कमी हर किसी के पास है। ऐसा नहीं है कि भरपूर मात्रा में इस टाइम आपको मिट्टी मिल सकती है, चाहे वो गाँव से बिलोंग करता है या फिर किसी सिटीज़ में रहता हो, मिट्टी की प्रॉब्लम हर किसी को। इसीलिए आप गार्डन वेस्ट यानी किचन वेस्ट जरूर डालें, ताकि आप अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस पे थोड़ा कम वजन के लिए भी ये चीज़ होती है। या तो आप कोकोपीट यूज़ करें मिट्टी हल्की बनाने के लिए, या फिर भर भर के आप गार्डन वेस्ट या फिर सूखे पत्ते डाल सकते हैं। और इस तरीके से मैंने फिर मिट्टी को भी अच्छे से फिल कर लिया। इसमें आप देख रहे हैं मैं कट्टे में से निकाल के मिट्टी डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कट्टे में यानी बोरे में मैंने पहले से ही मिट्टी को अच्छे से बना करके रख लिया था, जिसमें 50% गार्डन सॉइल, 20% रेत यानी बालू है। मेरे वहाँ मिट्टी रेतीली नहीं मिलती, इसलिए मैं हर मिट्टी में रेत जरूर डालती हूँ। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो आप उसमें स्किप भी कर सकते हैं रेत मिलाना। और 20% के करीब मैंने गोबर की खाद डाली है, और आप एक मुट्ठी इसमें नीम की खली भी डाल सकते हैं। मेरे पास नीम की खली नहीं थी तो मैंने इसमें पहले से ही हल्दी की भी मिला करके रख दी थी इसी मिट्टी में, तो इसके बाद मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम चलते हैं जो छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं उनको लगाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही नाजुक हैं, इसीलिए बहुत ही आराम से हमको इनको लगाना है। ज़्यादा इसको ऐसा नहीं है कि प्रेशर में आकर के इसको उखाड़ करके तुरंत ही इसमें लगा देना है, इससे भी ये मर सकती हैं। हम सबसे पहले कैलेंडुला की लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो सैपलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा ढिलकी सी लग रही हैं, मतलब एकदम नाजुक सी लग रही हैं। अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेंगे या ज़ोर से निकालेंगे तो ये टूट भी सकती हैं, इसलिए बहुत ही आराम से आपको निकालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पेपर कप्स को सीधे ऐसे ऊपर की तरफ मैंने किया और उसके बाद से मैंने निकाल लिया आराम से। अभी मैं इसकी सैपलिंग्स को इन सारे पॉट्स में लगाएंगे। मैं 2 पॉट्स में लगाऊंगी क्योंकि सैपलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 8-10 के करीब है, इसलिए मैं 2 पॉट्स में इनको डिवाइड कर दूंगी। 5-5 मैं सैपलिंग्स लगाऊंगी। सैपलिंग्स को लगाते टाइम इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी में नहीं दबाना है, और अगर सैपलिंग्स थोड़ी सी ढिलकी जैसी मतलब ऐसे गिरी सी लगे तभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मिट्टी में थोड़ी सी उसकी जड़ें पकड़ ली जाएंगी तब वो अपने आराम से ही ग्रो करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम प्रेशर में आकर दबाने लगे कि ये क्यों खड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आपको बस आराम से लगा देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जब हम इसमें पानी डालेंगे 2-3 दिन, ये इसकी जड़ें जब इस मिट्टी में पकड़ लेंगी तब ये अच्छे से ग्रो करने लगेगा। डायरेक्ट अगर आप इसमें लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं ये बहुत अच्छे से खड़ी हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए, तो ये थोड़ा सा सर्दियों वाले मौसम में ये चीज़ होता है कि आपकी जो सैपलिंग्स होगी थोड़ी सी आपको लगेंगी कि ये मतलब मर जाएंगी, नहीं चलेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं। आप बस उसको आराम से लगा दीजिए, ज़्यादा उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है मिट्टी के अंदर, बस ऊपर से थोड़ा लगा करके उसके ऊपर से मिट्टी कवर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी में थोड़े रोड़े बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने ऊपर से इसको छाट के निकाल रही हूँ, ताकि ये बीच में जो सैपलिंग्स है उनको लगाते समय उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसकी जड़ें जो हैं उससे टच ना हो, क्योंकि रोड़े जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, इसलिए जो हमारी सैपलिंग्स हैं उनकी जड़ों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए मैं इनको छाट के निकाल करके साइड में रख रही हूँ। फिर मैं उसको मिट्टी वाले कट्टे में डालकर रख दूंगी। फिर हम उसको ईंट से पीस सकते हैं, छोटा बारीक बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉट में कि हमें कौन सा प्लांट लगाना है। तो ये मैं जीनिया डहलिया वाले प्लांट को लगाने जा रही हूँ, और आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। ये जीनिया सर्दियों वाला जीनिया है, गर्मी वाला जीनिया का प्लांट दूसरा होता है, और ये वैरायटी जो है वो सर्दियों में लगती है, तो इसलिए इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये जीनिया डहलिया वाला प्लांट है, इसके जो फूल आते हैं वो काफ़ी बड़े साइज में आते हैं, और इनकी जो सैपलिंग्स थी वो काफ़ी छोटी थी। तो मैंने इसके पहले भी आपको कई बार बताया है इसी वीडियो में कि जो सैपलिंग्स होती हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी सर्दियों में कम होती है, तो इसीलिए हमको जब एक महीने से ऊपर आपको लगे कि टाइम हो चुका है तो इनको आप सिंपली इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए बड़े पॉट में। ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रू लीव्स निकल आए तभी हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। आपको 1 महीने बाद इसको ट्रांसप्लांट कर देना है। अगर
अगर आपने उस टाइम पे आप विंटर फ्लावरिंग सीड्स आपने अगर लगाए हो तो। अब हम नेक्स्ट स्टॉक का लगाने जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा सैपलिंग्स है, इसलिए हम इसको भी 2 पॉट में लगाएंगे, क्योंकि एक पॉट में इसकी सैपलिंग्स नहीं लग पाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इनकी जो नेम स्टिकर्स यानी जो स्पून पे मैंने जो नेम इनके लिखे थे, मैं सारे पॉट में लगाती जा रही हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे तभी तो समझ में आएंगे कि कौन से प्लांट हैं ये, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए जो मैंने पेपर कप्स में नेम स्टिकर्स लगा करके रखे थे चम्मच पर, उन सबको मैं पॉट में लगा करके रख दे रही हूँ, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो एक पॉट में मैंने स्टॉक की सारी सैपलिंग्स लगा दी थी। मैंने बताया आपको कि स्टॉक की काफ़ी सैपलिंग्स ग्रो हुई थी, मतलब इसके सीड्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए थे। जितने मैंने सीड्स लगाए थे उतने सारे जर्मिनेट हुए थे। तो एक पॉट में ये हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने दूसरे पॉट में भी स्टॉक की कुछ सैपलिंग्स को लगाना ज़रूरी समझा, इसीलिए मैंने दूसरे पॉट में स्टॉक की सारी सैपलिंग्स को लगा दी। तो 2 हमने कैलेंडुला के लगाए हैं और 2 मैंने स्टॉक के सैपलिंग्स को इन पॉट्स में लगाए हुए हैं, और एक में ही जो जीनिया डहलिया वाला पौधा है वो लग चुका है। तो इस तरीके से मैंने इतने सारे लगाए हैं। अब जो बाकी बच गए हैं उनको मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि इस टाइम मेरे पास पॉट्स नहीं था। और इस तरीके से मैंने इनको बहुत ही अच्छे से पानी दे दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो सैपलिंग्स हैं वो थोड़ी सी गिरी गिरी सी लग रही हैं। तो जैसे ही ये मिट्टी को पकड़ लेंगी इनकी जड़ें, वो आराम से खड़ी हो जाएंगी, मतलब आराम से वो सीधी हो जाएंगी और फिर से वो ग्रो होने लगेंगी। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से इन सारी सैपलिंग्स को लगा दिया, पानी दे दिया। अब हम इसको 2-3 दिन के लिए, यानी कम से कम 1 हफ्ते के लिए छाया वाली जगह पे रखें, जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो सेट हो जाएं। फिर हम इसको इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सनलाइट की वाली जगह पे रख देंगे। तो अगर आपने भी विंटर फ्लावरिंग सीड्स लगाए तो उनको ट्रांसप्लांट करने का सही समय आ गया है, और इस तरीके से आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।